दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 28 मई देश के लिए खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को सुबह करीब 11 बजे नई संसद का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष इस नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा है। नई संसद कैसी हो यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजदंड दिया जाएगा। राजदंड यानी वो कोई सजा वजा नहीं, मान सम्मान वाला राजदंड। अब इस राजदंड का महत्व क्या है, ये राजदंड की परंपरा क्या है, ये राजदंड क्या है, क्यों दिया जा रहा है, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को, तो आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो बात करें अगर 28 मई की, तो 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन विपक्ष कि 19 पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी, यानी इसका विरोध कर रही है। बुधवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देकर के उन्होंने बायकॉट करने की जानकारी दी है। विपक्ष का कहना है कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं, और यह अपने आप में बड़ी बात है कि संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए या प्रधानमंत्री को करना चाहिए। पर आज की हमारी चर्चा ये नहीं है। आज की हमारी चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने वाला राजदंड, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो क्या है। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया, यानी 60,000 मजदूरों ने कम समय में इसको तैयार किया है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उन मजदूरों का सम्मान भी करेंगे। वो कहते हैं कि राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए विद्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल देंगे। सेंगोल मतलब वही राजदंड देंगे। सिंगोल का नाम, दूसरा नाम राजदंड है, और राजदंड का ही दूसरा नाम सेंगोल है। यह एक तरह का राजदंड है, एक तरह का मतलब कह सकते हैं इसको राजदंड है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले और आखिरी बार यह राजदंड भारत में किसको दिया गया, तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही वाला राजदंड दिया गया था, जो राजदंड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। आइए समझते हैं इस सेंगोल का इतिहास क्या है, इस राजदंड का इतिहास क्या है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह क्यों सौंपा गया, और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिए जाने का किस्सा क्या है। आखिर उनको यह राजदंड कैसे दिया गया, उसके पीछे की कहानी आपको बता दें। ऐतिहासिक दस्तावेजों की अगर आप पड़ताल करेंगे तो भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों पहले, जब वो प्रधानमंत्री बनाया जाना था, उनको उससे पहले पूछा कि आप देश की आजादी को किस खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनसे कहा गया था कि आजादी आपको मिल रही है, आपको इसे सेलिब्रेट करना है, तो आप बताइए कौन सा प्रतीक चिन्ह दिया जाए आपको ताकि आप उसे सेलिब्रेट कर सकें। इसी बात को सुन करके भारत के पहले बनने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राजगोपालाचारी के पास गए
जो सी राजगोपालाचारी थे उनके पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। यानी तमिल में एक परंपरा थी जहां राजदंड दिए जाने की ये व्यवस्था होती थी। इसमें राज्य का महायाजक यानी राजगुरु या कहें कि नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है, जो उस राज्य का गुरु परंपरा के तौर पर माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरे अधिनम मठ का होता है। जो वहां का अधिनम मठ है वहां से उनको देखा जाता है, वो उनको देते हैं जो वहां का राज तिलक जब होता है। तो राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। यानी आप स्वतंत्र हो गए हैं, अब आपके पास सत्ता है, ये प्रतीक के तौर पर आपको दिया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी जी को ही इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उन्होंने दी कि आप इस राजदंड की व्यवस्था आप कीजिए, आप इसे बनवाइए, जिस मठ से ये आता है आप वहां से इसे लाने की व्यवस्था कीजिए। राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरे अधिनम मठ से संपर्क किया, जहां से पहले भी आता रहा। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्रीला श्री अंबालावन देशिका स्वामीगल जो थे वहां मठ के मठाधीश कह सकते हैं, वो बीमार है। दिल्ली से दूर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। मद्रास गांव का कोई जौहरी था, उन्होंने उसे बनाने के लिए कहा और उन्होंने उस राजदंड को सोने का बनाया। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बार राजदंड के ऊपर नदी की आकृति भी उबेरी जाएगी। अब उस नदी की आकृति को उबेरने के पीछे क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी, क्या दर्शाना था, वो तो मैं इस पे नहीं बता पाऊंगा, वो तो अलग बात हुई। लेकिन ये कहा गया तबीयत खराब होने के बावजूद भी सारी व्यवस्था करने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि जो उन्होंने कहा था श्रीला श्री कुमार स्वामी को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया कि आप इस राजदंड को दिल्ली लेकर के जाएंगे और उसे माउंटबेटन को देंगे। वो उस वक्त मठ के पुजारी के पद पर तैनात थे। 2 अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 की रात को 11:45 पर यानी आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां सेव समाज के द्वारा लिखे गए भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। ये जो एक कार्यक्रम हुआ वो वहां संपन्न किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख का टीका लगाया गया और उनको माला भी पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर उसे पूरा किया कार्यक्रम को। इस सेरेमनी के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को सिंगोल यानी ये राजदंड देने की बात कहां से आई है? ये उसी से जुड़ी हुई कहानी है सारी की सारी। 1978 में कांची मठ के महापैरिवा जो वरिष्ठ ज्ञाता हैं, उन्होंने इस घटना को अपने शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित भी किया और कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी, अखबारों में छापा, इस कहानी को छापा गया और इसे जीवित रखा गया। यह पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब तमिलनाडु में एक अवसर पर इसकी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी गहन जांच करने के आदेश दिए। उनकी जिज्ञासा हुई कि जो राजदंड देने की प्रक्रिया थी ये क्या वास्तव में ऐसे थी जो ये बताया गया। तो इसकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि राजदंड दिया गया था जो अभी इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया है। तो मोदी जी को के मन में आया कि जो नई संसद बनाई जा रही है अब इसको उसका स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता का प्रतीक था और आजादी का प्रतीक था और ये हमारी एकता का प्रतीक था।
हमारे न्याय का प्रतीक था, तो क्यों ना इसे अब न्याय के मंदिर में इसे रखा जाना चाहिए चेयरमैन की कुर्सी के पास। ये उनके मन में विचार आया और तब यह तय किया गया कि स्पीकर की कुर्सी के पास इसे रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको इस प्रतीक चिन्ह को सौंपा जाएगा और वो उसको स्थापित करेंगे। सेंगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की भावनाओं को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में जो नया संसद भवन है उसमें, उसी परिसर में इसको दोहराया जाएगा। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। इस राजदंड को इलाहाबाद के संग्रहालय से निकालकर चेयरमैन की कुर्सी के पास रखा जाए और उसी प्रक्रिया के तहत रखा जाए जिस प्रक्रिया को पहले दोहराया, जो किया गया उसी को दोहराया जाए दोबारा से, और इसको मान सम्मान के साथ वहां लाके रख दिया जाए। ये होगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रेरता उपस्थित रहेंगे। जो पहले भी तमिलनाडु से इसकी विशेष जुड़ाव रहा है, तो वहां के लोग आएंगे और इसके बाद इसका अनुष्ठान होगा और उसमें हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। कोलारू पदिगम कोई कविता के रूप में या कोई छंद के रूप में या कोई मंत्र के रूप में जो गाया जाएगा उसको वहां कहा जाएगा। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। अब शुद्ध किया जाएगा, क्या वो अशुद्ध है? नहीं, उसे दोबारा से उस स्थिति में लाया जाएगा। ये नहीं कह सकते कि भाई वो कोई अशुद्ध हो गए तो इसे शुद्ध किया जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, एक पूजा पाठ का एक दायरा होता है, उसको आप गलत तरीके से ना लें। जैसा कि पहले भी किया गया था उसको उसी तरह से उसे पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया जाएगा और वो उसको स्थापित करेंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक ज्वेलर्स ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सेंगोल यानी वो राजदंड हमारे परिवार ने बनाया था। चेन्नई में एक ब्रांड है बुमदी बंगारू ज्वेलर्स। ये ब्रांड बुमदी परिवार का है जिसकी 5वीं पीढ़ी आज इस बिजनेस में है। परिवार करीब 120 साल से चेन्नई में इस धंधे में है। उसके पहले भी इनके पुरखे बेल्लोर के एक गांव में आभूषण बनाने का छोटा धंधा करते थे। कंपनी की वेबसाइट पर उस पर दावा किया गया है कि माउंटबेटन ने जो सेंगोल नेहरू को सौंपा था, जो राजदंड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, उसे इनके पुरखों ने ही डिजाइन करके बनाया था। आइए समझते हैं भारत में सेंगोल यानी राजदंड के इस्तेमाल की शुरुआत कब हुई। क्या जवाहरलाल नेहरू को जो राजदंड दिया गया माउंटबेटन के द्वारा वो पहली बार दिया गया? ऐसा नहीं है, उससे पहले भी दिया गया। लेकिन ये जो जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 मई में की जाएगी राजदंड की, वो प्रथम बार, पहली बार और आखिरी बार जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, जिसे अब प्रधानमंत्री के द्वारा उसे स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी इस तरह के प्रतीक चिन्हों का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है या जो प्रचलन है वो रहा है। तो इसको समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। सेंगोल यानी समृद्धि का प्रतीक राजदंड, ये जिसे भी मिलता है उसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। अब ये बात जब विपक्ष सुनता है तो वो इस पर भी सवाल करेगा कि निष्पक्षता नहीं है, शासन न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए इस राजदंड को प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल तो पहले ही उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था और उस राजदंड को राष्ट्रपति के माध्यम से स्थापित करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री को दिया गया था तो ये राजदंड प्रधानमंत्री के द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। सेंगोल का पहला इस्तेमाल मौर्य समाज 185 ईस्वी पूर्व में मिलता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी में भी सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी इस सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया है। दुनिया की अन्य सभ्यताओं में राजदंड का इतिहास रहा है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन्स ओव बनाया गया था। यह 362 साल बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा रानी को दिया जाता है जब वो उनको सत्ता सौंपी जाती है। ये एक सोने से बना हुआ व्रत है जिस पर एक क्रॉस चढ़ा हुआ है और जो सम्राट को
ये याद दिलाता है कि उनकी शक्ति भगवान से ली गई है। दुनिया में शक्तिशाली प्रतीकों के कई उदाहरण हैं। अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी राजदंड को गिदरू कहा गया है। गिदरू नाम से उस वहां राजदंड को परिभाषित किया जाता है। इस सभ्यता में इसे देवताओं की सत्ता और उनकी शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मेसोपोटामिया के प्राचीन मूर्तियों और वहां के अभिलेखों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत में ही है, यह प्रथा, यह प्रचलन पूरी दुनिया में है। अगर ग्रीक रोमन की बात करें तो ग्रीक रोमन परंपरा में जेयुस और ओलंपस जैसे देवताओं की शक्ति की निशानी के रूप में उनके साथ एक लंबा राजदंड होता था। लंबे जज, मिलिट्री लीडर्स, पुरोहित और राज्य के शक्तिशाली लोग राजदंड का इस्तेमाल करते थे। यह उनकी शक्ति का प्रतीक होता था। रोमन साम्राज्य के राजा हाथी दांत से बने हुए सेप्ट्रम अगस्ती नाम के राजदंड का इस्तेमाल किया करते थे। अगर बात इजिप्ट की करें तो इजिप्ट में भी, प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र में भी राजदंड शक्ति और सत्ता का प्रतीक था। वहां बाज नाम के राजदंड का जिक्र आता है। वहां के अभिलेखों में यह मिलता है। ये जो राजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 मई को दिया जाएगा, यानी ये वही राजदंड जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, इलाहाबाद के अभी संग्रहालय में है, वहां से ला करके प्रधानमंत्री के माध्यम से इस राजदंड को अब नई संसद में जो स्पीकर की कुर्सी होगी उसके पास में इसे रखा जाएगा। और ये भव्य नजारा और ये एक अलग तरह की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन ये अलग बात है कि उसी दिन 28 मई को ही एक और घटना होगी कि न्याय मांगने के लिए न्याय के मंदिर की तरफ बहुत सारी महिलाएं बढ़ेंगी, जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के, और निश्चित रूप से उन्हें वहां जाने से रोका जाएगा क्योंकि संसद की सिक्योरिटी है, वहां जाने नहीं दिया जाएगा, निश्चित रूप से रोका जाएगा, उनका प्रयास होगा। तो 28 मई को देखने को मिलेगा कि हर बॉर्डर के ऊपर शायद हो सकता है कि थोड़ी जोर जबरदस्ती वाली स्थिति बनेगी। महिलाएं आएंगी, उनको रोका जाएगा, वहां पहुंचने का प्रयास करेंगी क्योंकि ये घोषणा जंतर मंतर से कर दी गई है कि महिलाएं संसद भवन पर जाकर, नई संसद भवन पर उद्घाटन के समय में अपनी पंचायत करेंगी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। तो ये दोनों घटनाएं ही बहुत महत्वपूर्ण होंगी और एक नया इतिहास भी देश लिख रहा होगा। और उसी इतिहास लिखे जाने में ये भी लिखा जाएगा कि एक तरफ न्याय के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, विपक्ष उसके खिलाफ था, और वहीं जनता विरोध कर रही थी। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा और हमारी नजर इन दोनों तीनों घटनाओं पर बनी रहेगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर संसद कितनी अच्छी है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितने कमरे हैं, क्या सोच करके आगे बनाई गई है, भूकंप की स्थिति में उसको कितना मजबूत बनाया गया है, कितना पैसा लगा है, सारी खबर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाजत। नमस्कार।